जो हम लोगों का नया चैप्टर है उसका नाम है शेयर कैपिटल। क्या नाम है बोलिए? शेयर कैपिटल। अब हम आपको जो पढ़ा रहे समझा रहे उसको ध्यान से समझिए। चैप्टर का नाम ही क्या है बोलिए? तो शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम लोग शेयर कैपिटल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर एक और टॉपिक मर्ज करके पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या नाम है बोलिए? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। डन है। ये दो चैप्टर मर्ज करके एक चैप्टर है जिसका नाम क्या बोलो? शेयर कैपिटल। क्या नाम है बोलो? शेयर कैपिटल। डन है क्या अच्छी तरह से? अब मेरा बात ध्यान से सुनो। ये जो टॉपिक है शेयर कैपिटल, इसको कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना नहीं है मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूं। सबसे पहले हम तुमसे वर्ड पूछते हैं शेयर क्या होता है, और वाई शेयर इन ओनली कंपनी। कंपनी में ही क्यों शेयर्स होते हैं? आपके मन में तो ऐसा डाउट आएगा ना कि कंपनी में ही क्यों शेयर्स है? पैसा डालने के लिए सिर्फ कंपनी ही क्यों शेयर्स देता है? व्हाई नॉट एवरीवन? बिकॉज कंपनी एक बिगर टर्म है, बिगर एंटिटी है। हमको कैसे पता रहेगा कि कौन इंसान कितना पैसा डाला है? कौन इंसान कितना पैसा डाला है हमको कैसे पता रहेगा? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए, कंपनी में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको एक हिस्सा मिलता है, उस हिस्सा का नाम क्या है? शेयर। डन है क्या अच्छी तरह से? आज हम जब शेयर कैपिटल चालू करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मतलब कुछ कुछ बेसिक चीज समझाना चाहता हूं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि शेयर जो होता है वो बेसिकली डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। किसमें डिफाइन है बोलिए? सेक्शन 2 क्लॉज 84। ठीक है, वो क्या होता है पढ़ लेंगे। अभी जो सेकंड मुद्दा अपना ये है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। क्या पढ़ने वाले बोलिए? इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज। कि एक कंपनी सिक्योरिटीज कैसे इशू करता है, कैसे वो शेयर इशू कर सकता है, किस वे में इशू कर सकता है। तो आपसे कोई पूछे हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू इशू शेयर्स या सिक्योरिटी, तो आप कितना बोलेंगे? 3 मेथड्स। कितना मेथड है बोलिए? 3 मेथड्स है। शेयर को यानी कि सिक्योरिटी इशू करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं बोलिए? 3 मेथड्स। नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कंपनी शेयर इशू कर सकता है 3 मेथड से, जिसका नाम क्या? नंबर 1 पब्लिक ऑफर। क्या नाम है बोलिए? पब्लिक ऑफर। पहला वे क्या बोलिए ना? पब्लिक ऑफर। दूसरा जो तरीका है सिक्योरिटी इशू करने का, उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं बोलिए? राइट इशू एंड बोनस इशू। सुना सुना लग रहा होगा, राइट इशू एंड बोनस इशू। डन है क्या? जो तीसरा वे है शेयर इशू करने का, तीसरा जो तरीका है शेयर इशू करने का, दैट इज कॉल्ड पीपी। पीपी मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या नाम है बोलिए? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम आपसे पूछते हैं एक कंपनी अगर है तो वो कितना तरह से शेयर इशू कर सकता है? बोलो कितना तरह से? 3 तरह का से। क्या क्या बोलो तो? पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। वंस मोर, पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट। डन है क्या? 3 तरह। वंस मोर बेटा, वंस मोर, कम ऑन बोलो। पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब अगर एक कंपनी पब्लिक ऑफर ला रहा है, क्या ला रहा है बोलो? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर लाने का भी 3 मेथड होता है। पहला होता है आईपीओ। क्या होता है बोलो? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते बोलो? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी अगर कभी भी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है पब्लिक को, फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ लाया है, आईपीओ लाया है, आईपीओ लाया है। वो क्या लाया बोलो? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया है। वो क्या लाया बोलो ना? इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम अगर इशू करेगा तो क्या बोलेंगे? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर फर्स्ट टाइम के बाद वापस फिर कभी भी लाएगा जिंदगी में, कभी भी लाएगा अपने जिंदगी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं बोलो? फर्दर पब्लिक ऑफर। इसको और एक नाम से जाना जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या नाम से जाना जाता है बोलो? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो एक कंपनी शेयर इशू करने के लिए कितना मेथड यूज करता है? 3। वो 3 तरह से शेयर इशू कर सकता है, 3 तरह से। एक पब्लिक ऑफर से, एक राइट इशू बोनस इशू से, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट से। एक कंपनी अपना शेयर इशू करने के लिए 3 मेथड, पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पब्लिक ऑफर अगर वो लाएगा तो 3 सिचुएशन में वो फॉल होता है। पहला सिचुएशन होता है अगर वो फर्स्ट टाइम ला रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आईपीओ। सुना होगा ना, आईपीओ आया है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। दूसरी बार लाएगा तो क्या बोलेगा? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि पहले बार ला चुका है, ये दूसरी बार है। डन है क्या? और एक होता है
जो बहुत जन नहीं सुना है, जिसका नाम है OFS, ऑफर फॉर सेल। क्या नाम है बोलिए? ऑफर फॉर सेल। ये OFS क्या होता है भैया? OFS मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, कोई नया शेयर इशू नहीं कर रहे होते हैं। जो कंपनी का प्रमोटर है, लास्ट क्लास ही बताए थे, कल ही बताए थे प्रमोटर कौन होता है, डन है ना? जो कंपनी का क्या है बोलो? प्रमोटर है। उसी से हम लोग शेयर लेके पब्लिक को दे देते हैं, उसी से शेयर लेके पब्लिक को दे देते हैं, उसका स्टेक होल्डिंग कम करके पब्लिक को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी का प्रमोटर कौन? हम। इस पूरे कंपनी में मालिक का कितना % स्टेक मेरे पास है? 100%। अब हमको ना इसको शेयर देना है, तो हम अपना ही हिस्सा का शेयर इसको देंगे। समझ आ रहा है? नया नहीं लाएंगे, अपना ही हिस्सा का देंगे। तो ये भी एक तरह का मेथड है इशू ऑफ शेयर करने का। डन है क्या? तो कंपनी कितना तरह से शेयर इशू कर सकता है? क्या क्या? पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पब्लिक ऑफर में कितना तरह वे होता है बोलो? 3, IPO, FPO और OFS। डन है क्या बच्चा लोग? तो अब राइट इशू, बोनस इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये पूरा डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में है। भयंकर है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। डन है क्या अच्छी तरह से? तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अभी अपने समझ गया कि शेयर इशू कैसे होता है। अभी जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या नाम है बोलिए? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एक सेकेंड, जो नया अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है क्या नाम है बोलिए? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या नाम है बोलिए? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है बच्चा, इसका सेक्शन है 39,40। कितना सेक्शन इसका? 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन 39 और एक है 40। ये डील्स विद व्हाट बोलो? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। डन है क्या? इसको क्या बोलते हैं बोलो ना? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मेरा बात सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो। ये कौन सा हेडिंग क्या बोलो तो? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 39 एंड 40। सेक्शन 39 एंड 40। सुनो ना, यहाँ पे कंपनी क्या करता है? शेयर इशू करता है। यहाँ पे कंपनी क्या करता है? शेयर इशू। शेयर इशू मतलब सिक्योरिटी इशू करता है, ठीक है ना? तो सुनो ना, अगर कंपनी शेयर इशू करता कैसे भैया? क्या क्या कैसे? आज के समय पे कैसा होता है बोले? सुनो, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? A लिमिटेड। उसको IPO लाना है। IPO मतलब वो फुल फॉर्म होता है डैश लोग, मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कभी नहीं सुधरेगा तुम लोग। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम शेयर इशू करना। डन है क्या? तो कंपनी शेयर इशू कर रहा है, IPO ला रहा है। तो तुमको पता है, एक कंपनी जो होता है ना, वो हमेशा शेयर इशू करता है फिजिकल फॉर्म में। शेयर इशू हमेशा किस फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म्स में। आप लोग जानते हो वो इशू होता है डीमैट अकाउंट्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, है ना? चलिए आपका सारा ज्ञान ठीक करें, ठीक है ना? सबसे पहले, एक कंपनी का औकात ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर इशू करे, ठीक है? सही वर्ड यूज किए, नहीं है। तो वो क्या करता है भैया? वो कंपनी अपना फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर, क्या बोल रहे हैं हम? अपना फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स एक बॉडी को देता है, जिसको आप लोग बोलते हो डिपॉजिटरीज। क्या बोलते बोलो? डिपॉजिटरीज। समझ आ रहा है? एक बॉडी को देता है जिसका नाम क्या बोलो? डिपॉजिटरीज। ये डिपॉजिटरीज क्या करता है? ये डिपॉजिटरीज, ये कंपनी अपना शेयर किसको देता है बोलो? डिपॉजिटरीज को। डिपॉजिटरीज क्या करता है? ये अपना, आपका जो कंपनी का फिजिकल शेयर्स है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किस मोड में? किस मोड में बोलो? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और जिस इंसान को कंपनी से शेयर चाहिए था, जिस इंसान को कंपनी से शेयर चाहिए था, ठीक है, वो तो रिक्वेस्ट किया होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, जिसको आप बोलते हो डीमैट अकाउंट। यस और नो? अब हम तुमको एक सच बात बताते हैं, ये इंसान का डीमैट अकाउंट खुलवाने में कौन हेल्प करता है? डिपॉजिटरीज। नहीं सर, बैंक खोल देता है। डैश लोग, बैंक एजेंट की तरह काम करता है। तुम्हारा डीमैट अकाउंट भी किसी डिपॉजिटरीज में ही खुलेगा। अब डिपॉजिटरीज वाले को पता है कि इस कंपनी का फिजिकल शेयर मेरे पास आया है और इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करके उसको देना है। समझ आ रहा है? इंस्टाग्राम में हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं अगर,
ठीक है, तो रूल क्या है, हम लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करके तुम्हारा फीडबैक देख पाते हैं, तुम्हारा एक्टिविटी देख पाते हैं, और इंस्टाग्राम को यूज़ करके तुम मेरा देख पाते हो। अगर हमको तुमको मैसेज यूज़ करना है तो किस तरह मैसेज यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कैसे भेजते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो ये डिपॉजिटरीज होता है जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को। तो डीमैट अकाउंट हमेशा ये मेंटेन होता है, डिपॉजिटरीज। और ये कंपनी भी अपना फिजिकल शेयर किसको देता है बोलो तो, डिपॉजिटरीज। तो ऑटोमेटिकली जो फिजिकल शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाता है। डन है क्या, ये बेसिक चीज़ है। एग्जाम से इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जानना बहुत जरूरी है कि कन्वर्जन कैसे होता है। डन है क्या। अब पॉइंट सीखना है स्टेप्स कि अलॉटमेंट ऑफ जो सिक्योरिटी हो रहा है क्या स्टेप है, क्या स्टेप है अलॉटमेंट होने का, कि कैसे एक कंपनी शेयर इशू हो सकता है, क्या स्टेप्स है अलॉटमेंट्स होने का, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कैसे सिक्योरिटी इशू होता है। सपोज करो हम एग्जांपल ले लेते एक बार कंपनी का, क्या बोलो, जोमैटो। मान लो जोमैटो को शेयर इशू करना है और वो फर्स्ट टाइम इशू करना चाह रहा है। क्या करने वाला है बोलो, फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम वो शेयर इशू करना है। तो बोल रहा है जोमैटो भाई तुम फर्स्ट टाइम शेयर इशू करना चाहता है ना, कर ले, लेकिन तेरे को 2 काम करना है। कितना काम करना है, 2। पहला काम तेरे को ये करना है, सबसे पहला काम तेरे को ये करना है कि तुमको अपना एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब चिट्ठी देना पड़ेगा। चिट्ठी किस लिए देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर किस लिए बोलो, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। तुम शेयर इशू नहीं कर सकते, तुम शेयर इशू नहीं कर सकते अगर तुम लिस्टेड नहीं हो। यू हैव टू बी लिस्टेड, तो यू नीड टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग, यू नीड टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन, कहां पे बोलो तो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जोमैटो शेयर इशू करना है, यस और नो करना है तो सुनना, पहले जाके एप्लीकेशन दे, किसको, आरएससी मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर तुमको कोई धंधा करना कहां पे करता है, घर में कि मार्केट में, धंधा बैठाना है तो कहां बैठाएगा, मार्केट में ना। तो धंधा बैठाने के लिए मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड तो करना पड़ेगा ना, जिस जगह पे तुम धंधा करना चाहता है, यस और नो। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोलो तो, अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करो कहां पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। सर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज, जहां करना है कर, बस ये याद रखना, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब अ प्लेस वेयर शेयर्स आर, वेयर द स्टॉक्स आर बीन एक्सचेंज, वेयर द स्टॉक्स आर बीन एक्सचेंज। डन है क्या भैया। कौन सा, हम बोले देख पॉपुलर 2 है, तुम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन और भी स्टॉक एक्सचेंज है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी है। तुम जितना जगह अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई का मतलब क्या होता है, तुम जितना जगह धंधा करना चाहता है, याद रखना अप्लाई कर रहे हो, अभी परमिशन नहीं आया है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन हुआ है। और जहां जहां अप्लाई करो याद रखना, वहां जहां जहां अप्लाई कर रहे हो वहां तुमको परमिशन मिल जाना चाहिए। अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज तुमको परमिशन नहीं दिया लिस्टिंग का, तुमको हम शेयर इशू करने नहीं देंगे। जोमैटो सुन लो, जितना जगह अप्लाई कर रहे हो सबका क्या आ जाना चाहिए बोलो तो, लिस्टिंग का परमिशन। नहीं आया ना, अगर नहीं आया तो तुमको शेयर इशू करने हम नहीं देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जोमैटो का, वो पहले अप्लाई करेगा, क्या चीज के लिए बोलो तो, लिस्टिंग के लिए। क्या चीज के लिए अप्लाई करेगा, लिस्टिंग के लिए। कहां पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगा, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। डन है क्या। अच्छा सुनो ना, जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है करने दो, उसके साथ साथ और एक काम करेगा। हम बोले ना 2 काम करेगा, हम बोले ना 2 काम करेगा, अप्लाई करेगा और दूसरा वो जो काम करेगा वो है इशू प्रोस्पेक्टस। भैया ये क्या है, हम बोले प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ध्यान से सुनो एक बार के लिए। इट इज अ क्या लिखे, इट इज अ रिटन इन्विटेशन, इट इज एन रिटन इन्विटेशन टू public, it is an written invitation to public to subscribe share of the company। ये एक तरह का क्या है बोलो तो,
रिटन इन्विटेशन है, एक तरह का क्या बोलो, रिटन इन्विटेशन है, इट इज एन रिटन इन्विटेशन, इन्विटेशन है। ओ कंपनी दे रहा है, कंपनी दे रहा है, ओ सुनो जिसको जिसको शेयर चाहिए आ जाओ, हम इशू करेंगे, ये रहा प्रोस्पेक्टस मेरा, डन है क्या। अब सुनो, ये जो प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या कंटेन करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, डिटेल्स होता है, क्या होता है बोलो तो, डिटेल्स। डिटेल्स नंबर 1, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएल्स, एवरीथिंग, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा। कितना साल का रहेगा भैया, कितना साल पहले का, हम बोले कितना साल पहले का बोलो तो 5 ईयर्स, कितना साल पहले का बोलो 5 ईयर्स, डन है क्या अच्छी तरह से, यस और नो बोलो, श्योर है। कंपनी शेयर इशू करना चाहता है, क्या करे, क्या करे बोलो ना प्लीज, अप्लाई करना होगा लिस्टिंग, कहाँ पे, डन है क्या। फिर दूसरा इशू प्रोस्पेक्टस, क्या करना पड़ेगा, दूसरा प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस जो आप इशू कर रहे हैं, बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या बताता है, डिटेल्स, प्रोस्पेक्टस क्या बताता है, डिटेल्स, डिटेल्स मतलब कैसे डिटेल्स, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, कंपनी के बारे में डिटेल रहेगा, लास्ट कितना साल तक, 5 साल तक। अच्छा भैया और क्या रहेगा, यहां पे नेम रहेगा, नेम ऑफ व्हाट, नेम ऑफ व्हाट बेटा, वेरी गुड, नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तुम जहां पे अप्लाई कर रहे हो लिस्टिंग के लिए, जिस जिस जगह अप्लाई कियो उस जगह का यहां पे क्या दे देना, नाम, डन है क्या अच्छी तरह, जिस जिस जगह अप्लाई कियो लिस्टिंग के लिए उस जगह यहां पे क्या दे देना, नाम, डन है क्या अच्छी तरह से। तो कंपनी का कितना ड्यूटी बनता है बोलना, शेयर इशू करने से पहले 2, सबसे पहला अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देन इशू प्रोस्पेक्टस, इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज इन्विटेशन व्हिच इज गिवन टू अ पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इट कंटेन द डिटेल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट 5 ईयर्स का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल रहता है, and name of the stock exchange where company has applied for listing, where the company has applied for listing, stock exchange का नाम देंगे जहां पे कंपनी अप्लाई किया, किसके लिए, कौन है, डन है क्या बच्चा, लो कॉपी कर रहे क्या, कर ले चल। सुन ना, कंपनी ना शेयर इशू कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। अच्छा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट टाइम कर रहा है तो अप्लाई कर रहा है, सेकंड टाइम के लिए भी क्या लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं भैया, हो गया एक ही बार जिंदगी में, एक ही बार, उसके बाद प्रोस्पेक्टस से खाली काम होगा, डन है क्या अच्छी तरह से। तो सबसे पहले अगर आप आईपीओ ला रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है बोलो तो, एप्लीकेशन देना, किसके लिए बोलो, लिस्टिंग के लिए, कहां पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, दे दिया। फिर उसी दिन मतलब उसी समय आपको क्या इशू करना है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप इनविटेशन देते हो, बेटा इनविटेशन टू ऑफर बोलते हो उसको, क्या बोलते हो बोलो, इनविटेशन टू ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं ना, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन मतलब आप इनवाइट करते हो, आप कोई रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो रेस्टोरेंट में कब घुसते हो, जब उसका शटर खुला हो कि बंद हो, कोई भी दुकान का अगर दुकान खुला रहता है इसका मतलब क्या है, वो इनवाइट कर रहा है कि तुम आओ, हम लोग खुले, हम लोग रेडी है बेचने के लिए, यही ना मतलब है। तो वो इनविटेशन टू ऑफर है कि हम लोग शेयर देने के लिए रेडी है। इसमें आप कंपनी का सारा डिटेल्स देते हो, सब देते हो, डन है क्या। अच्छा अब ना एक चीज हमेशा याद रखो, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो 4 तरह का होता है, कितना तरह का होता है, 4, पहले हम बोलते हैं फिर लिखाएंगे। एक होता है एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, क्या होता है बोलो, एब्रीज्ड, क्या होता है बोलो, एब्रीज्ड। दूसरा होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्या होता है बोलो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तीसरा होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, क्या होता है बोलो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, डन है क्या। और जो फोर्थ होता है वो होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, क्या होता है बोलो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कितना तरह का प्रोस्पेक्टस है बोलो, क्या क्या बोलो, एब्रीज प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वंस मोर गाइस, कितना तरह का है, 4। नंबर 1 एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रोस्पेक्टस का अलग अलग काम है। अब एक बात बता, तुमको लगता है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कोई पढ़ेगा,
नॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं करके ना 750 से 800 पेज का होता है। पॉसिबल है क्या प्रोस्पेक्टस पढ़ना? भैया प्रोस्पेक्टस देना, इशू करना जरूरी है क्या? हम बोले हाँ, प्रोस्पेक्टस में वो सारा अपना डिटेल्स लिखा हुआ है, तुमको पढ़ के अगर इंटरेस्ट आया कंपनी पे तो तुम पैसा इन्वेस्ट करो। बड़ा बाजार वाला हरकत नहीं करना है कि पैसा पॉकेट में भगवान दिया है, शेयर का दाम आज घटा है खरीद लो, कल बढ़ेगा ही, बढ़ने का इंतजार करो, बढ़ गया तो बेच दो। ये हुआ एकदम चिंदी वाला मार्केट जो हम लोग करते हैं। हम लोग क्या 90% ऑफ द पीपल इन दिस प्लेस डू लाइक दिस कि शेयर को बिना कोई समझे खरीदो बेचो, जो बोलते हैं ना गैम्बलिंग, गैस वर्क चल रहा है, गैस वर्क। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी लोग प्रॉपर प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा, समझेगा कि ये कंपनी आगे ग्रोथ करने लायक है कि नहीं है, तब उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए प्रोस्पेक्टस इशू होता है। लेकिन हम तुमको सही बताते हैं, जब कंपनी शेयर इशू करता है ना तो एक मैंडेटरी प्रोस्पेक्टस जो इशू करना रहता है, मैंडेटरी है कि वो इशू करना ही करना है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलो तो, कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलो? एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। ये एक कंसाइज फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस रहता है। मैं सारा लिखाऊंगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का पूरा डिटेल, ताकि आंसर में आया तो लिख पाएंगे। इट इज अ कंसाइज प्रोस्पेक्टस। बोले क्या? कंसाइज फॉर्म में रहता है, छोटा फॉर्म में रहता है। वहां पे 5 साल का डिटेल रहता है, यहाँ पे कितना साल का रहेगा? 1 साल। डन है क्या? तो सुनो ना, कंपनी को अगर शेयर इशू करना है तो सबसे पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग इन कहां पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अप्लाई कर रहे हो, करो, साथ साथ प्रोस्पेक्टस भी इशू करो। डन है क्या? अगर तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो याद रखना, प्रोस्पेक्टस में एक मैंडेटरी टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस जाता है जिसका नाम क्या है? एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। इतना टाइम नहीं है पूरा डिटेल पढ़ने का, कंसाइज फॉर्म वाला पढ़ेंगे। डन है क्या? और साथ साथ उस प्रोस्पेक्टस में जो सेकंड वाला पॉइंट है वो होना बहुत जरूरी है, नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग। डन है क्या? अब पता है इस प्रोस्पेक्टस तो जाता ही जाता है, प्रोस्पेक्टस के साथ साथ ये प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हैं कि नहीं? तो प्रोस्पेक्टस आप जब इशू कर रहे हैं तो ये प्रोस्पेक्टस के साथ साथ और एक चीज जाता है जिसका नाम है, क्या बोलो? एप्लीकेशन फॉर्म। क्या जाएगा साथ में बोलो तो? एप्लीकेशन फॉर्म। तुम जब कोई कॉलेज का एडमिशन के लिए पढ़ता है, तुम देखता है पहले कॉलेज का सारा डिटेल्स रहता है, डिटेल्स खत्म होने के बाद वहीं पे फॉर्म रहता है, क्लिक करता फॉर्म भर देता है कि नहीं? तो यही होता है कि प्रोस्पेक्टस पढ़ के अगर अच्छा लगा तो अप्लाई कर दो। क्या कर दो बोलो? अप्लाई कर दो। डन है क्या? कंपनी क्या दे रहा है आपको? वो क्या है? एट द एंड इन्विटेशन टू ऑफर। तुम रेस्टोरेंट में खाना गया, रेस्टोरेंट वाला जो मालिक होता है, जो वेटर होता है, सबसे पहले क्या देता है तुमको? मेन्यू। तो मेन्यू क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। ये देख लो, यही सब देना करो, जो ऑर्डर करना करो। फिर तुम लोग मुंह फाड़ के पढ़ने के बाद बोलता है पनीर चाहिए, तो ये क्या दिया? ऑफर। तो इसी तरह से जिसको प्रोस्पेक्टस पढ़ के अच्छा लगा वो क्या जमा करेगा? एप्लीकेशन फॉर्म। ये ले, चाहिए हमको शेयर। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ही क्या है बेटा? एप्लीकेशन फॉर्म ही क्या है? ऑफर है कि नहीं बेटा? ऑफर है कि नहीं है बोलो? श्योर श्योर श्योर, समझ आ रहा है? ऑफर है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया कंपनी के पास आ गया, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है बेटा कि आप जो कंपनी में अप्लाई किए हो उस कंपनी का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। रिलायंस जैसा कंपनी में आपको लगता है कि जितना जन सब खरीदना चाहता है, हम तुमसे पूछते रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तुम लोग बोले हाँ करेंगे भैया। क्यों नहीं करेंगे? रिलायंस इतना रिनाउंड कंपनी है। टाटा में करेगा? बोले हाँ करेंगे। राजा बिस्किट में करेगा? कर देगा उसमें भी, तो कर देना। डन है अच्छी तरह से। बड़े बड़े कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करने मांगेंगे, लेकिन बड़ा कंपनी आपको शेयर इशू कर दे ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म देने के बाद उसका फिर जो दूसरा स्टेप आता है बेटा, वो आता है, वो आपको क्या करेगा बोलो? हम एक बार के लिए सिंपल एक वर्ड लिख दे, अलॉटमेंट। क्या कर देगा बोलो? अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का मतलब होता है तुम जो ऑफर दिए कंपनी उसको क्या कर लिया? एक्सेप्टेंस। अब आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसी तरह से शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट।
अब कंपनी बेटा तुमको लगता है भिखमंगा है क्या? मतलब कंपनी मतलब क्या, मतलब स्कूल की टीचर लोग क्या सिखा दिए तुम लोगों को कि 10 रुपया का शेयर है, पहले 2 रुपया लेंगे एप्लीकेशन में, 3 रुपया लेंगे अलॉटमेंट में, फिर लेंगे फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, उसके बाद गड़बड़ हुआ तो एरियर, फिर अगर एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो प्रोराटा लगाएंगे, सब करेंगे नौटंकी। ऐसा नहीं होता है, कंपनी भिखमंगा नहीं है, वो एक बार में ही पैसा लेता है तुमसे, समझा? कंपनी तुमको लगता है तोड़ तोड़ के पैसा लेगा। आज विशाल को इशू किए, वो बोला अभी दे रहे 5 रुपया, बाद में 5 रुपये ले लेना तुम, ठीक है? वो फोन करेगा, भाई 5 रुपये दे, अभी नहीं, बाद में लेना। ऐसा होता है क्या? नहीं, कंपनी अपना पैसा भैया एक बार में ले लेता है। डन है क्या? पूरा पूरा पैसा वो ले लेगा अलॉटमेंट करने से पहले। अब सुनो, अलॉटमेंट करने से पहले तुम अलॉटमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग को 2 चीज सीखना है। अलॉटमेंट कंपनी तभी कर पाएगा अगर कितना कंडीशन फुलफिल हो? 5, पहला बात। और अगर अलॉटमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट अगर हो चुका है तो अलॉटमेंट के बाद ही बेटा, अलॉटमेंट के बाद ही चालू होता है ट्रेडिंग। हम अगर शेयर अलॉट कर दिए विशाल को, अब विशाल करेगा ट्रेडिंग कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे लिस्टेड है। धंधा कहीं और बैठा के कहीं और करता है क्या? काकुरगाछी में बैठा के गिरीश पार्क में धंधा करेगा? जहां धंधा बैठाएगा वहीं करेगा ना। तो जहां पे लिस्ट ट्रेडिंग होगा वहीं करेगा ट्रेडिंग। अब विशाल चाहे बेचे दीपिका को, दीपिका बेचे रिया को, रिया बेचे प्रशांत को, तो ये पर्सनल है। इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। डन है क्या? और इस वाले को, ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बोलो तो? प्राइमरी मार्केट। या आप लोग बीकॉम में IFS में भी पढ़ते हो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। डन है क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो? प्राइमरी मार्केट। समझ आ रहा है क्या? बोलना रे। और ये जो ट्रेडिंग चालू हो रही है ये क्या है? ये दूसरा मार्केट क्या हो रहा है बोलो? सेकेंडरी मार्केट में क्या चल रहा है? ट्रेडिंग चल रहा है क्या? तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग होता है, और प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर लेता है वो हो गया। अब सुनो, ये जो सारा स्टेप्स है, यही है बेसिकली प्रोसीजर टू इशू शेयर्स। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन देगा, किसके लिए बोलो तो? लिस्टिंग के लिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। फिर अब वो अप्लाई करेगा, मतलब वो क्या देगा? प्रोस्पेक्टस देगा। प्रोस्पेक्टस के लिए वो प्रोस्पेक्टस में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल का डिटेल, और जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो नाम देगा। डन है क्या? प्रोस्पेक्टस एक तरह का क्या है? प्रोस्पेक्टस भी एक तरह का क्या? इन्विटेशन है। प्रोस्पेक्टस के साथ आप एक चीज़ और चिपका के देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। पढ़ के अगर आपको इंटरेस्ट लगा तो तुम ऑफर दे दो। ऑफर देने के बाद अगर उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेगा, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होते ही शेयर आप ओनर, आप अब आप क्या स्टार्ट कर सकते हो? अपना ट्रेडिंग। तुमको रखना है रखो, बेचना है तो बेचो। लेकिन लॉ बोलता है सुनो कंपनी, ये जो तुम अलॉटमेंट कर रहे हो ना, ये जो तुम अलॉटमेंट करने का सोच रहे हो, अलॉटमेंट तभी करने देंगे अगर आप 5 कंडीशन फुलफिल करेंगे। कितना कंडीशन बोलो? 5 कंडीशन। अलॉटमेंट तभी करने देंगे अगर आप कितना कंडीशन फुलफिल करेंगे? 5 कंडीशंस। कितना कंडीशन बोलिए? 5 कंडीशन। ये अलॉटमेंट करने से पहले 5 कंडीशन पूरा हो जाना चाहिए। कितना कंडीशन बोलो? 5। यही 5 कंडीशन के बारे में दिया है 39 एंड 40 में। यही 5 कंडीशन के बारे में दिया कहाँ पे बोलो? 39 एंड 40 में। 5 कंडीशंस। व्हाट आर दोस 5 कंडीशन बेटा? देखो, मैकडोनल्ड्स सुने हो? मैकडोनल्ड्स सुने हो अच्छी तरह से? उसको शॉर्ट फॉर्म में मैकडी बोलते हैं, और मेरे को मैकडोनल्ड्स से बहुत प्यार है। हो गया 5 कंडीशन। MCD प्यार, मैकडोनल्ड्स से प्यार, शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा। कितना कंडीशन है बोलो? 5। क्या क्या है बोलो? मैकडोनल्ड्स से प्यार, MCDPR। PR का देख लो पहले, PYAR नहीं है, मालूम चला मैकडोनल्ड्स से प्यार, PYAR। P समझ आ रहा है? ये क्या था? डन है क्या? MCDPR। डन है क्या? कितना कंडीशन है बोलो ना? 5 कंडीशन। तो अगर आपको 5 कंडीशन फुलफिल करना है तो सबसे पहला MCDPR, M फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। M फॉर क्या बोलो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
M फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बोल रहा है कि अगर तुमको शेयर को अलॉट करना है, कंपनी सुनो, तुमको क्या करना है, शेयर को अलॉट, तो शेयर अलॉट करने के लिए तुमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। तुमको क्या चाहिए बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में दो लोग बोलता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझते हो, जितना लोग आपसे इंटरेस्टेड हो शेयर खरीदने में। आज हम बोलते हैं कि हम तभी पढ़ाना चालू करेंगे अगर 10 बच्चा आ जाए, तो मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 10। तो कंपनी को बोलता है तुम शेयर अलॉट मत करना जब तक तुम्हारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए। तो भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है, हम बोले सुनो ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए दो लोग बोलते हैं, एक बोलता है कंपनीज एक्ट और दूसरा बोलता है सेबी। एक बोलता है कौन बोलो, कंपनीज एक्ट, और एक बोलता है सेबी। तो भैया फॉलो किसको करना है, हम बोले ध्यान से सुनो, सेबी को हम लोग 2 जगह फॉलो करते हैं। सेबी के गाइडलाइन को कितना जगह फॉलो करोगे, 2 जगह। सेबी को कितना जगह फॉलो करोगे बोलो, 2 जगह। मतलब सेबी को अगर फॉलो करना है तो 2 कंडीशन याद रखना कि तुमको सेबी को ही फॉलो करना पड़ेगा हमेशा। सबसे पहला, जब कभी भी अलॉटमेंट ऑफ क्या हो रहा हो, तो तुमको क्या फॉलो करना है, सेबी को ही फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट भी कुछ बोल रहा है, बड़ा कौन, याद रहेगा कि नहीं, डन है। दूसरा, जब कभी भी नॉन पेमेंट हो रहा हो, नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट भैया, मैं बोला सुनना, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो किसका सुनेगा, सेबी। डन है क्या। अब तीसरा बात और बता भैया, 2 बोले थे, हाँ 2 बोले थे। एक चीज जो अपने आप जुड़ जाता है वो है लिस्टेड कंपनी। कौन बोलो, लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी का पहला माँ बाप कौन, सेबी। डन है क्या। लेकिन अभी हम लोग के इस सिचुएशन में हम लोग सिक्योरिटी अलॉट कर रहे कि नहीं कर रहे, सिक्योरिटी अलॉट कर रहे कि नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ पे किस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बात किसका सुनेंगे, सेबी का सुनेंगे। पहले सुन लेते हैं कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही रहेगा जितना लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में। कहां पे लिखा हुआ है बोलो, प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना लिखा है वही तुम्हारा क्या रहेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्रोस्पेक्टस में लिखा है सपोज करो 10, तो कितना रहेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 10। बात खत्म, बात खत्म। कंपनीज एक्ट बोल दिया, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे ना, तो यहां पे लिख देना मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन सेबी बोल रहा है नहीं भाई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो नहीं रहेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमेशा रहेगा ऑफ टोटल इशू। तुम जितना इशू कर रहे हो उसका 90%, तुम जितना इशू कर रहे हो उसका 90% तुम्हारा क्या रहेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। डन है भैया, टोटल इशू में 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, हम बोले हाँ। अब सब्सक्रिप्शन पता कैसे चलता है, अरे भाई जो लोग इंटरेस्टेड रहेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेगा ना, उसी में चेक कर लेना। डन है क्या, उसी में चेक कर लेना। डन है क्या अच्छी तरह से। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए बोलो ना, अकॉर्डिंग टू सेबी 90% ऑफ टोटल इशू। ये क्या 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक वेट करोगे, लॉ बोलता है सिर्फ 30 दिन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना दिन में आ जाना चाहिए, 30 दिन। जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है उस दिन से 30 दिन, उस दिन से 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो जितना पैसा तुम लिए थे उसको रिफंड कर दो 15 दिन के अंदर। कहां पैसा लिए थे, अरे डैश लोग, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन फॉर्म में पैसा आ रहा था ना। प्रैक्टिकल में ऐसा पैसा टूसा नहीं आता है, अभी हम समझा दे रहे हैं तुमको सब कुछ, ठीक है ना। अभी एक तो वेब फॉर्म चलता है एसबा, ऐप सपोर्टिंग ब्लॉक्ड अमाउंट, बोलो ऐप सपोर्टिंग ब्लॉक, मैं समझा रहा। जिसको नहीं बुक वाला रहना तो बुक में रहो, ठीक है ना, बुक वाला लॉजिक लिखने का है, लेकिन एग्जाम में तुम अपना ज्ञान ज्यादा दिखाओगे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल नॉलेज। एसबा वो तुमको बा कर देगा एकदम। डन है क्या, अच्छी तरह से ये पूरा लिखना पड़ेगा, ज्ञानबाजी वहां मत स्टार्ट कर देना अपना। डन है क्या अच्छी तरह से। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अलॉटमेंट 90% ऑफ कितना चाहिए बोलो ना, टोटल इशू। अगर 90% ऑफ टोटल इशू विद इन 30 डेज नहीं आया तो क्या करोगे, कितना दिन में, कितना दिन में 30 डेज खत्म हुआ वहां से 15, 30 डेज खत्म हुआ वहां से 15, बाय बाय कर देना। डन है क्या। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बोलो, 90%। 90% आ जाता है क्या, आ जाता है।
आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन तो आता ही है। बात है कि कंपनी फर्स्ट टाइम है, समझ, उसके हिसाब से पढ़ना बता देते कैसे आ जाता है। क्या होता है ना, सेबी गाइडलाइन बहुत सारा नौटंकी भी रखा है। जैसे बोलता है कि तुम जो शेयर इशू करना चाह रहे पब्लिक को, उसका 20% पहले प्रमोटर को बोले होल्ड करने। नहीं समझा? तुम जो भी शेयर पब्लिक को इशू करने बोल रहा है, तुम पब्लिक को लेके खाना परोस के ले जा रहे हैं, लो खाओ, उसमें जहर है कि नहीं है पता कैसे चलेगा? खुद ठुसो, थोड़ा तुम भी खाओ। नहीं समझ आया अच्छी तरह से? तो तुम ये जो शेयर लेके जा रहा है पब्लिक को इशू करने, सेबी बोलता है, सेबी मेन आया किस लिए? पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेबी एक ही बात बोलता है, पहले तुम खाओ, कंपनी का प्रमोटर को बोलो थोड़ा शेयर होल्ड करेगा। अभी जो परसेंटेज चल रहा है कितना चल रहा है बोलो तो 20%। टोटल इशू जो तुम करने वाले पब्लिक का, उसका 20% प्रमोटर को होल्ड करो पहले। और ऐसा नहीं कि प्रमोटर होल्ड करके कल बेच देगा, ये लॉक इन पीरियड रहता है उसका भी क्या रहता है? लॉक इन, एकदम लॉक रहेगा, बेचने नहीं देंगे उसको। डिटेल में नहीं जा रहे, वो सेबी में फाइनल में मिलते हैं, अभी के लिए यहाँ आते हैं। डन है क्या? लॉक इन पीरियड रहेगा, समझ आ रहा है? एनीवेज प्रमोटर 20% ले लिया। एक और होता है बेटा अंडर राइटर्स। क्या बोलते बोलो? अंडर राइटर्स, समझ आ रहा है? जिसको तुम लोग अंडर राइटिंग कमीशंस बोलते हो। अब अंडर राइटर्स का क्या रोल होता है पहले सुन लो ध्यान से। अंडर राइटर क्या करता है, तुम अगर अंडर राइटर एक तरह का, तुम लोग का सिंपल भाषा में, एकदम सादा भाषा में बोले तो एजेंट, दलाल, जो तुम्हारा शेयर को बिक्री कराएगा, ठीक है ना? ये एक लोग ये लोग एक डिक्लेरेशन देता है। ये लोग बोलता है हमको शेयर दो, हम बिकवाएंगे, नहीं बिकवा पाए अगर तो ये शेयर हम खुद खरीद लेंगे। समझ आया? तो ऑटोमेटिकली अगर हम अंडर राइटर को 30% दे रहे हैं, तो मेरे दिमाग बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर समझ आ जा रहा है कि बेटा 30% तो बिक ही गया, क्योंकि वो अगर नहीं बेच पाया तो वो खुद ले लेगा। नहीं समझ रहा? क्लियर हो अच्छी तरह से? तो ऐसे करते करते मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहुंच ही जाता है। डन है क्या? पहुंच ही जाता है मतलब, हाँ, अंडर राइटिंग लोग का एक अलग से अग्रीमेंट बनता है, पहले सुन लो। हाँ, अंडर राइटिंग लोग का एक अग्रीमेंट बनता है। तुम लोग जो अंडर राइटिंग कमीशन पड़ता है अपने अकाउंट्स में, उसमें तुम लोग परसेंटेज भी देता है, कमीशन फिक्स्ड परसेंट होता है। एक होता है 5% और एक होता है 2.5%, है कि नहीं? 5% किसका होता है? शेयर्स का कि डिबेंचर का? तो अंडर राइटिंग ऑफ, तो कहीं को छेड़ते हैं रे? सुन, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी तो सुना है, ध्यान से सुन। अंडर राइटर्स जो होता है ना, अंडर राइटर्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक अग्रीमेंट होता है। अंडर राइटर को बोलते हैं भाई सुन ब्रोकर तुम सुन ना, ये जो शेयर है ना, ये तुम ले और इसको बिकवा, ठीक है? ब्रोकर बोलता है तुम मेरे को दे दिया, अब तुम भूल जा, तुम मेरे को दे दिया, अब तुम भूल जा। अब ब्रोकर जिसको बिकवाना बिकवाया, नहीं बिकवाया तो कौन ले लेगा? ब्रोकर। बस वही तो समझा रहे। तो तुम जो बोल रहे हो इनडायरेक्टली वो भी सही बोल रहा है, ब्रोकर ही ले लिया, लेकिन उसका एक क्लॉज रहता है कि वो पहले बिकवाएगा, कोशिश करेगा। हम अंडर राइटर है, तुम पहले विशाल के पास जाएंगे लेना, ले भाई रिया के पास जाएंगे लेना है तो लेना, नहीं लिया तो फिर कौन ले लेगा? हम। डन है क्या? तो एट दिन पहुंच ही गया, 20 तो वहीं हो गया बेटा, 30-35 इधर हो जाता है। ऐसे अब इतना नीचे कि तुम लोग बाकी 30 भी नहीं कर पा रहे, तो भाई तुम तो सच में मत इशू कर, रोक देना उसको वहीं पे, एकदम गेट में मत जा भाई, कहीं मत जा तुम, ये लास्ट है ऑब्वियसली। तो एजेंट को तो ये काम होता है भाई, दोनों साइड चलेगा। जैसे कि हम तेरे को सच बताते हैं, अगर मेरे को बोला, कोई मेरे को बोलता भी है, जैसे अभी बड़े बड़े नए नए कॉलेज खुल रहे हैं ना, तो दे नो दैट आई टीच, फैकल्टी है, तो वो मेरे को बोलता है मेरे यहाँ एडमिशन करवा दिए, बच्चा लोग को बोले ना मेरे यहाँ एडमिशन करना। अभी नया नया जो यूनिवर्सिटी खुलता है, जैसे एक यूनिवर्सिटी पॉपुलर है, ले लेते हैं नाम, क्या फर्क पड़ता है, IEM करके, IEM, समझ आ रहा है? वो फ़ोन करता है, ओ सर, हम बोलते ठीक है भेज रहे, लॉ स्टूडेंट भेज रहे, भेजे वो कमीशन, ठीक है, एडमिशन करवा रहे उसका कमीशन, इधर भी उधर भी। यही तो होता है कि तुम बैठो और पैसा आ रहा हो। डन है क्या अच्छी तरह से? यस और नो बोलो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। डन है क्या? बस इस टॉपिक में बहुत डिस्कशन हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है, बकवास बच्चड़ मत अब। डन है क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया। दूसरा पॉइंट दूसरा क्या बोलते हो? फिर आता है M हो गया, अब आएगा C फॉर ए कलेक्शन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी। बोल, कलेक्शन ऑफ। अच्छा, इसका भी वही नौटंकी है भाई, इसका भी कि सेबी कुछ बोलता है और कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है। अगर कंपनीज एक्ट का सुनेगा तो कंपनीज एक्ट सिंपल सा बात बोलता है 5% ऑफ फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू को और एक नाम से जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू, पता है? तो
तो टेंशन का बात नहीं है। समझ आ रहा है? मतलब तुम जितना शेयर इंटरेस्टेड हो लेने में, नहीं समझ रहा है, उस शेयर का जितना फेस वैल्यू जो होता है उसका प्राइस तुम एटलीस्ट क्या कर दो, जमा कर दो। तुमको पता है फेस वैल्यू बोल के कुछ नहीं होता है प्रैक्टिकली। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेस वैल्यू, इट इज अ डिनोमिनेशन टू रिप्रेजेंट सम शेयर्स, जस्ट हिट, और कुछ नहीं है वो। समझ आया? वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, 10 रुपया 20 रुपया ऐसे ही रहता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज नथिंग कॉल्ड फेस वैल्यू कुछ नहीं। डन है क्या? अच्छा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना बेटा बोलो? 5%। और सेबी कोई एक्ट नहीं है, सेबी गाइडलाइंस है। सेबी क्या देता है? गाइडलाइंस देता है। सेबी गाइडलाइन के अनुसार कितना बेटा? 25%। क्या सही बोल रहे क्या? डन है क्या? तो सुनना बेटा, दो चीज हो गया, एक हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एक हो गया कलेक्शन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी। क्या दूसरा पॉइंट क्या बोलो? कलेक्शन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी। अपने नोट्स में सब दिया हुआ है मैट में, डोंट वरी। जो अपना मैट है ना वो शेयर कैपिटल के लास्ट वाले पेज के आसपास ही मिलेगा तुमको, सारा लिखा हो मस्त, ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी। पूजा करवाने के बाद भी ये अटक रहा है, ऐसा क्यों? कल ही तो पाप मुक्त हुआ था। डन है क्या बच्चा लो? डन है क्या? श्योर? चलो चलो नंबर थ्री पढ़ाने में भी दुख होता है, बट क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? तुम एप्लीकेशन मनी लिया कि नहीं लिया? एप्लीकेशन मनी लिया कि नहीं लिया? लिया। अगर तुम एप्लीकेशन मनी ले रहा है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट। क्या करना पड़ेगा बोलो? डिपॉजिट। ये तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा इन सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी जो पैसा लियो ना एप्लीकेशन वाला, उसको डिपॉजिट कर दो कहां पे? सेपरेट बैंक अकाउंट में। और कंपनी अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए बैंक अकाउंट खुलवाता है ना, उस बैंक अकाउंट का नाम हमेशा होता है एस्क्रो। तुम जाना है एसबीआई में, बोलना एस्क्रो अकाउंट खुलाना है, वो बोलेगा कौन सा कंपनी, डायरेक्ट पूछेगा क्या पर्पस, किसके लिए। अब एस्क्रो अकाउंट बहुत के लिए खुलता है। टैक्स में तुम लोग पढ़ेगा, कैपिटल गेन का कभी कभी एग्जेम्पशंस मिलता है अगर तुम लोग कुछ पैसा डिपॉजिट करवाता है बैंक में, तो उसके लिए हम लोग को क्या खोलना पड़ेगा? स्पेशल अकाउंट। तो उसी तरह कंपनी को अपना एक जो पैसा मिला एप्लीकेशन मनी, उसको कहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा बोलो? एस्क्रो में। अभी पता है अभी ये सब नहीं चलता, मतलब प्रैक्टिकली नहीं चलता। प्रैक्टिकली एक कंसेप्ट चलता है जिसका नाम है एसबा। क्या चलता बोल? ऐप सपोर्टिंग ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या चलता बोल? ऐप सपोर्टिंग ब्लॉक्ड अमाउंट। वंस मोर, ऐप सपोर्टिंग ब्लॉक्ड अमाउंट। भैया ये क्या होता है हम बता रहे, एग्जाम में नहीं आएगा, समझना है क्या? समझना है कि नहीं? तो देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है ना, और ये तुम है। तुमको बेसिकली क्या चाहिए इस कंपनी से? शेयर्स चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, ये बंदा इसको क्या देगा? एप्लीकेशन मनी। ये एक अलग अकाउंट में डालता था जिसका नाम क्या था? एस्क्रो अकाउंट बैंक में। अगर इसको अलॉटमेंट करना पड़ा तो ये बाकी पैसा ले लेता उससे से। अगर अलॉटमेंट नहीं कर पाया तो एप्लीकेशन मनी इसको दे देता था। कितना दिन में? 15 दिन में। वही तो पढ़ा। डन है। आज के समय पे ऐसा कुछ नहीं होता। आज के समय पे सपोज करो ये तुम है और तुम्हारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में ही एसबा फॉर्मेट है। क्या बोलो तो? एसबा। क्या होता है सुनो, तुम जिस कंपनी का जैसे डीमैट अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना, तुम जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तुम जिस कंपनी का क्या खरीदना चाहता है बोल? शेयर। ऑटोमेटिकली क्या होगा? सपोज कर तुम शेयर खरीद रहे, एप्लीकेशन मनी दे रहा है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, सपोज कर 1 लाख है। एप्लीकेशन मनी में तुम कितना दे रहा है? 25,000। पहले क्या होता था, चला जाता कंपनी के पास, अगर अलॉट नहीं होता तो कंपनी बाद में दे देता। अब ये नहीं होता। अब क्या होगा, तुम्हारे 1 लाख में से 25,000 क्या हो जाएगा? ब्लॉक तुम्हारे अकाउंट में। मतलब तुम्हारे पास अब खर्च करने के लिए कितना बचा है? 25 वहीं पे है, लेकिन क्या है? ब्लॉक है। जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट्स। आपका 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, 1 लाख फिक्स डिपॉजिट के बैंक में नहीं दिखता, 1 लाख क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। उसी तरह ब्लॉक हो गया। अगर कंपनी तुमको अलॉट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये 25,000 कहाँ चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। और अगर नहीं किया तो वापस से 25,000 खुल के तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब वो फॉर्मेट अब चला गया, पहले पैसा देंगे, नहीं हुआ तो फिर वो देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा। डन है क्या? लेकिन एग्जाम के लिए आपकी नोटंकी लिखना पड़ेगा, डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट नोन एज व्हाट? एस्क्रो। देखो अलॉटमेंट तभी करेंगे
अलॉटमेंट तभी करेंगे, ये अलॉटमेंट आप तभी कर सकते हैं अगर 5 कंडीशन फुलफिल हो। एम सी डी पी आर। एम फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सी फॉर कलेक्शन ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी, डी फॉर डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। डन है क्या बच्चा लोग? तो 3 हो गया भैया। और है क्या? हम बोले हाँ और है ना 2 तो। एम सी डी पी। पी का मतलब जानता है? परमिशन फॉर लिस्टिंग। तुम अभी तक अप्लाई किया था, है कि नहीं? तुम अभी तक क्या किया था? अप्लाई किया था लिस्टिंग के लिए, ये एप्लीकेशन दिया था। अलॉटमेंट से पहले याद रखना किस एप्लीकेशन का क्या जाना चाहिए। डन है क्या? एप्लीकेशन फाइल था। परमिशन हो जाएगा, अगर परमिशन हो जाएगा तब अलॉट करना। समझ आ रहा है? तब क्या करना? उसको अलॉट करना। सर वो लोग अगर परमिशन नहीं दिया तो? हम बोले देखो तुम जहां जहां अप्लाई किए वहां वहां परमिशन होना चाहिए। अगर परमिशन नहीं दिया, तुमको लग रहा है तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम अपील कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो? अपील। कहां पे? सैट में। सॉरी सैट क्या है? सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। कोर्ट है, कोर्ट। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, सब लिखा हुआ है मैप में, डोंट वरी, सब लिखा हुआ है। डन है क्या? अप्लाई करो। ठीक है भैया, हो गया। 4 कंडीशन लग रहा है, हो गया। क्या क्या हो गया बोलो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कर दी भैया, परमिशन है कि लिस्टिंग का। बोले आ गया, आ गया? बोले हाँ आ गया, अलॉट कर दो जाओ भैया। 5 कंडीशन बोला, मतलब करना पहले अलॉट। अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट के बाद रिटर्न जमा करो। क्या जमा करो? रिटर्न। बेटा रिटर्न का मतलब, रिटर्न का मतलब फाइलिंग ऑफ डिटेल्स। रिटर्न का मतलब फाइलिंग ऑफ डिटेल्स। जैसे हम बोल रहे हैं इनकम, इस साला खाली टैक्स रिटर्न फाइल होता है, मानते हैं। रिटर्न मतलब क्या? सबमिशन ऑफ डिटेल। सबमिशन ऑफ व्हाट? डिटेल। जैसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इसका मतलब क्या? टैक्स जा क्या गया? इंग्लिश मीनिंग में तुम लोग समझेगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स। रिटर्न मतलब फाइलिंग। जीएसटी रिटर्न, मूवी चल रहा है क्या साउथ का? जीएसटी रिटर्न मतलब क्या है? जीएसटी फाइलिंग। तो उसी तरह रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, क्या वर्ड यूज किए बोलो? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट का सारा डिटेल 30 दिन के अंदर दे दो। बता सकते हो किसको? एनी गेस? तुम लोग का फेवरेट आरओसी को। किसको दो दोगे? आरओसी को। और आरओसी को जब जब देंगे, कुछ फॉर्म के साथ देंगे। फॉर्म क्या है? पास 3। डन है क्या? फॉर्म क्या बोलो? पास 3। सुनो ना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसको दोगे? कितना दिन में? 30 दिन में। किस फॉर्म में? पास 3। डन है क्या? अगर ये सब कुछ सही हुआ है तो तुम्हारा जो अलॉटमेंट हुआ है वो क्या माना जाएगा? वैलिड। अगर कुछ गड़बड़ किए हुए रहोगे, कुछ भी गड़बड़ किए हुए रहोगे, तो अलॉटमेंट को इरेगुलर बोला जाएगा। इरेगुलर मतलब वॉइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बोलो? वॉइड। डन है क्या? पक्का? चलिए पहले जो पढ़े हैं पहले उसको मार्किंग कर लेते हैं। डन है क्या? आ जाइए, अपना मैट खोल लीजिए प्लीज़। ठंडा लग रहा है? कौन सा बंद कनेक्ट हो बोलो? श्योर हो जाओ। उंगली पकड़ा रही तो पूरा एसी पकड़ ले रहा है। डन है क्या? तुम लोग स्वेटर पहन के आएगा आपसे? बंद हो गया वो। आ जाओ बेटा। शेयर कैपिटल का लास्ट में, लास्ट वाला पोर्शन में आओ। लास्ट में। सर आप उल्टा क्यों शुरू किए? तुम आओ ना लास्ट में चुपचाप। देखो बस बस एक आंटी, देखो आंटी अंकल लोग दिख रहे होंगे ऐसे डिजाइन किए हुए। उसके नेक्स्ट वाला पेज में, उसके नेक्स्ट वाले पेज में मिल गया क्या? दिखा क्या? देखो क्या लिखा है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या दिख रहा है बोलो? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। देख लो। प्रोस्पेक्टस देंगे सबसे पहले। क्या देंगे बोलो? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरह का क्या है बोलो तो? इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद एप्लीकेशन जाएगा,
एप्लीकेशन क्या, ऑफर बाय इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करना चाहता है। फिर क्या जाएगा, अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट मतलब एक्सेप्टेंस बाय कंपनी है, एक्चुअल में वो लिस्ट हो जाता है फिर, ठीक है ना। लिस्ट होने के बाद क्या चालू हो जाता है, बोलो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट। ट्रेडिंग क्या हो गया, बोलो सेकेंडरी मार्केट। डन है क्या अच्छी तरह से, श्योर है क्या अच्छी तरह से, बोलो श्योर श्योर श्योर। प्रिंट में पकड़ो उसको। वही पीडीएफ हम डिस्प्ले कर रहे, क्या प्रॉब्लम है। डन है क्या। अच्छा बेटा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा दूर जाते ही देखो दिखेगा स्टैट्यूटरी प्रोविजन, दिख रहा है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यही तो अपने को लिखना है बेटा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन के पास लिख लो 39, 40, सेक्शन 39 एंड 40, दोनों सेक्शन मिला के ये। डन है, ओके। सबसे पहला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक बार पढ़ लो तो, देखो तो जो पढ़ा है वही है क्या। सेम टू सेम। डन है क्या, ओके। ये आपके रेफरेंस के लिए, हम जब तक पढ़ाएंगे हम एक बार भी बुक नहीं छुएंगे। मैं पढ़ा दूंगा, फिर आपके रेफरेंस के लिए मैंने जो पढ़ा है वो बुक है, ठीक है ना। मैं बस मार्किंग करवा रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ व्हाट, बोलो मिनिमम एप्लीकेशन मनी, एक बार देख लो तो। हाँ हाँ बाबू, हाँ लिस्टेड कंपनी सेबी के गाइडलाइन से ही चलता है। नहीं, तुमको दो 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 केस में आपको हमेशा सेबी, एक तो अलॉटमेंट और एक तो नॉन पेमेंट। और कंपनी का जितना भी शेयर्स इशू ये सारा सेबी रेगुलेट करता है। जैसे कि तुमको अभी बताया ना, कैपिटल को इशू करने के लिए आईसीडीआर रेगुलेशन है, क्या बोलो, आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डन है क्या अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पे सी नंबर दिख रहा है बेटा, सी नंबर क्या बोल रहा है बोलो तो, डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट नोन एज एस्क्रो, लिख लो नोन एज एस्क्रो। नोन एज व्हाट, नोन एज एस्क्रो। डन है अच्छी तरह से, पक्का। उसके बाद देखो लिस्टिंग परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, देखने को वो बड़ा लग रहा है, पढ़ के देख एकदम इजी है, सब पढ़ा दिए। डन है क्या, एकदम सिंपल सा बात बोल रहा है कि अगर तुम देखो, तुमको अलॉटमेंट करना है तो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए बोलो तो, लिस्टिंग के लिए। वो तुम अप्लाई कर सकता है वन या उससे ज़्यादा कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में। बट याद रखिएगा जहां जहां आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ पे बोलो तो, प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, जहां पे आप अप्लाई किए उस पर सारा परमिशन आ जाना चाहिए। बिना परमिशन के लिस्ट किए तो अलॉटमेंट इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपको ऑर्डर नहीं मिला और आप उससे खफा है तो आपको अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, अपीलेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। अगर वो आप लोग के फेवर पे वर्डिक्ट दे दिया तो अलाउड है, आप फिर से अलॉटमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, यानी कि नो लिस्टिंग परमिशन। डन है क्या अच्छी तरह से, श्योर है कि नहीं बोलो। फिर देखो नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दिख रहा है, देखो अगर कोई कंपनी अलॉटमेंट करता है सिक्योरिटी का, उसको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इनफॉर्म नंबर पास 3। इनफॉर्म नंबर कितना, पास 3, कितना दिन में, 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, बस इतना। अब विशाल और आयुष को मैं 2 शीट दूंगा, ठीक है ना। वो शीट आप अपने इंस्टीट्यूट मैट में चिपका लीजिएगा। वो शीट कुछ और नहीं, पेनल्टी चार्ट है, क्या बोलो तो, पेनल्टी चार्ट। जैसे कि सुनो, सेक्शन 8 कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुआ फाइन क्या होगा, अलॉटमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुआ फाइन क्या होगा। सीएमए लेवल्स में वो नहीं लगता, पेनल्टीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ से मतलब है।
सीए में आपको बताना पड़ेगा, बताओगे अच्छा होगा, बताना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं, बताओगे तो अच्छा होगा। डन है क्या? नेक्स्ट देखो, इफ द अबव कंडीशन आर ब्रीच्ड, ऊपर में से कोई भी कंडीशन ब्रीच हुआ तो उसको क्या ट्रीट करेंगे बोलो तो? इर्रेगुलर अलॉटमेंट। क्या ट्रीट करेंगे आप? इर्रेगुलर अलॉटमेंट। क्या ट्रीट करेंगे बोलिए? इर्रेगुलर अलॉटमेंट। डन है क्या गाइस? तो हम लोग ने बहुत अच्छा तरह से 2 सेक्शन किया। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ लिखना चालू करते हैं, ठीक है ना? सेशन रहेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस रहेगा। रिलेटेड टू क्या रहेगा? प्रोस्पेक्टस। चलिए प्रोस्पेक्टस की ओर चले हम लोग बढ़ते हुए कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या करना है। आपका प्रोस्पेक्टस आपके मैट में आपको नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना? तो प्रोस्पेक्टस का जो जहाँ पे आपका देखो ये प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म हो रहा है ना, जहाँ पे अभी मार्किंग किया ना, मार्किंग प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म हो रहा होगा, देख वहाँ पे देख स्पेस होगा, देख मिला स्पेस, उसी स्पेस में अपने को करना है, उसी स्पेस में अपने को करना है, ठीक है ना? तो पहले समझ ले फिर लिखना चालू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले समझ ले। क्या लिखा है बोल तो? प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस कितना तरह का होता है? कितना तरह का होता है बोल? 4 तरह का होता है। एक होता है जिसको आप लोग बोलते हो एबरीज्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते बोलो? एबरीज्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये जो एबरीज्ड प्रोस्पेक्टस होता है बच्चा, इसका सेक्शन जो होता है एबरीज्ड प्रोस्पेक्टस का, ये रहता है सेक्शन 33। इसका क्या सेक्शन रहता है बोलो? सेक्शन 33 डील्स विथ व्हाट? एबरीज्ड प्रोस्पेक्टस। डील्स विथ व्हाट बोलो? एबरीज्ड प्रोस्पेक्टस। डन है क्या? अच्छा, फिर जो दूसरा तरह का प्रोस्पेक्टस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते बोलो? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। डन है क्या? इसका जो सेक्शन रहता है बेटा ये रहता है सेक्शन 32। क्या सेक्शन रहता है बोलो? सेक्शन 32। और एक प्रोस्पेक्टस आता है, और एक प्रोस्पेक्टस आता है जिसको आप लोग बोलते हो सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये बेसिकली रहता है सेक्शन 31। डन है क्या? और एक लास्ट प्रोस्पेक्टस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन बता सकते हैं बोलो? लाइफ इतना सिंपल होता तो हम यहाँ होते। डन है क्या? अच्छी तरह से क्लियर हुआ? तो मस्त चल रहा था ना सीक्वेंस तुम लोग का, इमोशन टूट गया। तो क्या क्या होता है प्रोस्पेक्टस का? कितना टाइप होता है बोल? एक होता है एबरीज प्रोस्पेक्टस, एक होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, और एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना? और फिर लास्ट होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है? अब हम पहले तुमको समझा देते हैं फिर अपने डिस्कस करेंगे इस चीजों पे। सुनो, एवरेज प्रोस्पेक्टस का कीवर्ड अगर मैं बताऊं तो अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर पैरा में, खाली समझ लो। एवरेज प्रोस्पेक्टस का अगर मैं तुमको कीवर्ड बताऊं तो याद रखना, इट इज अ कंसाइज प्रोस्पेक्टस। इट इज व्हाट? अ कंसाइज प्रोस्पेक्टस। डन है क्या? कंसाइज का मतलब छोटा छोटा डिटेल्स में, ठीक है? अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस का बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को अलाउड किया जाता है कि भाई सुन, तुम सेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर इशू किया तो तुम 1 साल के अंदर जितना बार शेयर इशू करेगा तेरे को बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है। उस काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार इशू कर डाला, लाइफ झिंगा लाला फॉर 1 साल। डन है क्या? अच्छी तरह से। फिर आता है क्या बोलो तो? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। कभी कभी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को ही आप लोग नाम देते हो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। इसमें प्राइस, जो शेयर का प्राइस होगा वो मिसिंग रहता है। वो क्या रहता है? मिसिंग रहता है। इसमें 2 चीज फिक्स्ड होता है, कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस। समझ आया? कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस। कैप मतलब ऊपर पहनते हो, फ्लोर मतलब जमीन में, ठीक है ना? कैप प्राइस हो गया मैक्सिमम प्राइस, जैसे कि 120 रुपया, और फ्लोर प्राइस हो गया कितना? 100 रुपया। तो आप यहाँ पे प्राइस नहीं, प्राइस का एक रेंज फिक्स करते हो। रेंज समझ आता है? यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे वोटिंग होता है, इसी को बुक बिल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो ना? बुक बिल्डिंग। ये सब नहीं है फाइनल में, बस मैं बता रहा हूँ, बुक बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो लोग जितना दाम में शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड रहता है वो लोग बुक बिल्डिंग करता है। ऑब्वियसली सर सब कम में करेगा, ऐसा नहीं होता है। जानबूझ के कोई लोग शेयर्स का एक प्रॉपर प्राइस चूज करता है ताकि जो एरा पहला पाँव है वो लोग निकल जाए।
मार्केट से। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो सर सपोज करो डिसाइड हुआ 110, तो कितना में अब जाएगा ये 110। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू क्या होता है? कि इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है जिसमें हम लोग एक बार के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं, लेकिन जो शेयर्स का वो रहता है वो ठीक नहीं रहता, मतलब प्राइस फिक्स्ड नहीं रहता है। अब एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट आ गया तो वी नीड टू राइट कीवर्ड्स, यस और नो, वी नीड टू राइट व्हाट? कीवर्ड्स। तो सबसे पहले आप लिखिए एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में लिखो। रेडी हो जाना, बोलना रेडी तब बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे। डन है क्या? नहीं लिखेगा? डन है? लिखो एवरेज प्रोस्पेक्टस के पास लिखना, इट इज अ कंसाइज फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, it is a concise form of prospectus, it is what? A concise form of prospectus containing the details as prescribed by SEBI। वो डिटेल रहता है उसमें जो कौन देता है, कौन प्रिस्क्राइब करता है? बोलो सेबी। फुल स्टॉप देके लिखो। it contains all important information, it contains all important information but in concise manner, डन है क्या अच्छी तरह से? फिर लिखो, फुल स्टॉप देके लिखो, एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस should be annexed मतलब जानते हो? चिपकाना, साथ में जाएगा। एवरेज प्रोस्पेक्टस शुड बी annexed with the application, with the what? बोलो एप्लीकेशन फॉर्म। डन है क्या? उसका ब्रैकेट में सेक्शन क्या होगा लिख लो तो, वेरी गुड, लिख लो सेक्शन 33। डन है क्या? अब नेक्स्ट लिखो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। किसके बारे में लिखोगे? बोलो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में लिखोगे। लिखो, लिखेगा? लिखो, इट इज एन इनकम्प्लीट prospectus which does not contain details of quantum of securities, quantums of securities to be issued, quantum of security to be issued and issue price। इसका मतलब जानते हो? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है जिसमें क्वांटिटी ऑफ शेयर जितना वो इशू करने वाला उसका डिटेल भी नहीं दिया रहता और जो इशू प्राइस है उसका भी डिटेल नहीं दिया हुआ रहता। नेक्स्ट मतलब लिखो, मतलब रेड हेयरिंग ही लिखो, कॉपी ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, कॉपी ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस must be submitted, copy of red herring prospectus must be submitted to ROC at least 3 days prior to the opening of क्या बोलो? सब्सक्रिप्शन।
ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन डन है क्या? आपको इस प्रोस्पेक्टस को जमा करना पड़ेगा कितना, एटलीस्ट कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, अगर आपको सब्सक्रिप्शन खोलना है। समझ आ रहा है? लिखो फिर, लिखो, रेड हेयरिंग ही लिखना है। एनी वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस, एनी वेरिएशन बिटवीन any variation between red herring prospectus and prospectus, मतलब कोई भी डिफरेंस आया अगर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में और नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में, समझ आ रहा है? तो एनी वेरिएशन बिटवीन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड नॉर्मल प्रोस्पेक्टस शुड बी हाईलाइटेड, should be what? Highlighted, or else it will be considered, or else it will be considered as fraud, or else it will be considered as what? Fraud under section 447, or else it will be considered as fraud under section 447। मतलब हाँ 17 में क्या होता है? कौन फ्रॉड है? नहीं ऐसा नहीं है, वो फ्रॉड आएगा, वो फ्रॉड आएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला फ्रॉड हो रहा है। बता रहे, ये प्रोस्पेक्टस का फ्रॉड है जो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, और अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लाइबिलिटी प्रोस्पेक्ट जो लॉ का पहला जिसके अंदर हो रहा है वो पहला लिया जाता है। डन है क्या? नेक्स्ट कौन सा हो गया? रेड हेयरिंग हो गया। अब कौन सा बचा रे? सेल्फ है ना, सेल्फ बचा है ना, सेल्फ बचा है तो लिखो, सेल्फ के पास लिखो। अच्छा, रेड हेयरिंग में सेक्शन लिख दिया, लिख लो। रेड हेयरिंग का पास में 32 लिख लो, एक बार नहीं लिखा तो लिख लो। लिख लिया? लिखो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस which can be issued by only those company, which can be issued by only those company which is approved by, any guesses? अप्रूव कौन देगा? वेरी गुड, अप्रूव बाय सेबी, अप्रूव बाय सेबी, फुल स्टॉप देके लिखो, अप्रूव बाय सेबी। इट enables the company to bring out, it enables the company to bring out numerous, it enables the company to bring out numerous number of offer, या ऐसे लिखो, numerous number of public issue, numerous number of public issue without issuing, numerous number of public issue without issuing prospectus, without issuing prospectus again and again, कितना साल के लिए बता सकते हो? फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अबे कहाँ डाल देता रे तुम लोग? बोले थे ना 1 साल तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है सेल्फ प्रोस्पेक्टस में। 5 ईयर कहाँ से पैदा हो गया? फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। फिर लिखो लास्ट, हाउएवर मतलब समझते हो? वेरी गुड, लिखो हाउएवर कंपनी हैज टू सबमिट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, लिख लो, समझा रहे, घबराओ मत। कंपनी हैज टू सबमिट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन पास टू, देखो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन
पास टू किसको देगा बोलो तो? टू आरओसी लिख लो। विद इन आरओसी का मेजॉरिटी टाइम कितना दिन में होता बोलो तो? विद इन 30 days प्रायर टू द subsequent issue क्या सबमिट करना है बोलो तो? वो तो ठीक है, क्या है पास टू? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। दूसरा इशू करने से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा क्या बोलो? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बात सुनो, मेरा बात सुनो एक बार प्लीज, अभी रुको, कॉपी मत करो। एक ही तुम सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए, डन है क्या? अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलता है 1 साल तक प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना पड़ेगा किस फॉर्म में? पास टू। अगर ये दो चीज हो रहा है तो नंबर 1 कहां तक लिखा? इशू नहीं, लास्ट क्या लिखा? सब्सिक्वेंट इशू। एक बार सेंटेंस पढ़। सब्सिक्वेंट इशू लिखो। कंटेनिंग डिटेल्स नंबर 1 न्यू चार्ज क्रिएटेड नंबर 2 मटेरियल चेंज। नंबर 2 क्या देगा बोलो? मटेरियल चेंज। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट चेंज इन द फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। मटेरियल चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा सुनो, क्या हर बार पास टू देना है? यस और नो? क्या हर बार पास टू देना है कि कभी कभी? जब नया चार्ज क्रिएट होगा या कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाएगा तो पास टू बोल के देना पड़ेगा, अगर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किए थे तो। जैसे कि 2 अप्रैल में हम जब प्रोस्पेक्टस इशू किए थे हम सही थे, वापस से हमको शेयर इशू करना है तो हम सेल्फ इशू किए थे तो हमको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा, कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस किया है, जैसे कि उसका पहले वाले शेयर्स में एसेट था 10 लाख का, अभी उसका एसेट बचा 1 लाख का, तो चेंज है कि नहीं है बोलो? तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। डन है क्या बच्चा लोग? सुनो, सब कुछ करने से पहले जाके फॉर्म अपडेट करो, फॉर्म शीट में फॉर्म अपडेट कर दो। कल लास्ट तक कहाँ तक फॉर्म अपडेट किए थे? तो आज 2 फॉर्म डाल दो, पास 2 एंड पास 3। पास 2 एंड पास 3। पास 2 में क्या लिखोगे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पास 2 में क्या लिखोगे बोलो? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पास 3 में लिखो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ व्हाट बोलो? सिक्योरिटीज। डन है क्या? अपडेट कर दो। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ व्हाट बोलो? सिक्योरिटीज। डन है। और कुछ बचा? और डिम नहीं लिखा है, लिख लो। अच्छा, इसका सेक्शन लिख लिया सेल्फ प्रोस्पेक्टस का? 31 लिख लो। डीम्ड लिखो, डीम्ड का बता दो सेक्शन। 25 लिखो, छोटा सा है, पहले समझ लो डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सुन लो पहले, फिर बात करते हैं, 2 मिनट लगेगा। कंपनी क्या करता है ना, खुद इशू नहीं करता है, कंपनी खुद शेयर इशू नहीं करता है।
वो सोचता है यार फिर से इशू करो, फिर इतना मैनेज करो, इससे अच्छा एक काम करो, एक हाउसिंग एजेंट ही अपॉइंट कर दो। हाउसिंग एजेंट समझते हैं, जो कंपनी के बिहाफ में क्या करेगा, शेयर इशू करेगा। तो कंपनी के बिहाफ में प्रोस्पेक्टस इशू कौन करता है, कंपनी, लेकिन वो किसको दे दिया अभी, हाउसिंग वाले को। तो अब वो हाउसिंग वाला जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा कि ये कंपनी ही इशू किया है, इसीलिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। डन है क्या, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन लिख लो, खत्म करो, लिखो इफ अ कंपनी अपॉइंट्स लिख लो, बैठते हैं। इफ अ कंपनी अपॉइंट्स अ इशूइंग हाउस, if a company appoints a issuing house to comply all the formalities, if company appoints a issuing house to comply what bolo, all the formalities relating to the issue of securities, it will be deemed to be a deemed prospectus if issued by such agencies। डन है क्या, इसी को क्या बोलते हैं, डीम प्रोस्पेक्टस में लिखा जरूर दिया, एक्चुअल में उसका काम उतना नहीं है। मेन है वो 3 तरह का, याद रहेगा, एवरेज्ड, सेल्फ और रेड हेरिंग। बच्चा सीएमए लेवल में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रिपीटेटिव पूछता है, ठीक है, कि वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सीए लेवल में आपसे केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछ सकता है कि कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करना सही रहेगा अगर मेरे पास कोई डिटेल नहीं है अभी तक रिलेटेड टू, बस यही सब। अच्छा, ये हम लोगों का कंप्लीट होता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारे, मतलब इसमें तो 2-3 चैप्टर मस्त था, एक था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और था प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस अगर गलत इशू होता है तो एक लाइबिलिटी अराइज होता है। क्या अराइज होता है बोलो, लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। आज हम तुमको थोड़ा सा 10 मिनट और एक शेयर्स का लेयर्स पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाएंगे बोलो, लेयर्स ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ाएंगे बोलो, लेयर्स ऑफ शेयर्स। 5 मिनट लगेगा ये टॉपिक कवर करने में और फिर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स का लेयर्स होता है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो शेयर्स का लेयर आता है वो आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या आता है बोलिए, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बेसिकली ये क्या बताता है, औकात किसका, कंपनी का, कि वो इससे ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकता। भैया अगर रेज करने का मन हुआ तो हम बोले कर लो, लेकिन कैपिटल क्लॉज को क्या करो, ऑल्टर। और कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होता है अंडर सेक्शन 61। ऑल्टर कैसे होता है, बाय पासिंग ओवर इन जीएम, कर लो तुम्हारा मन। लेकिन ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब फाइनल औकात, जिससे ज्यादा तुम कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकता, जिससे ज्यादा तुम कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तुम्हारे पॉकेट में अगर दिया हुआ है 5000 तो खर्चा कितना कर पाओगे, 5000 ही ना कर पाओगे, यस और नो, कितना कर पाओगे बोलो, 5000। तो उसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा तुम कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तुम कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद अब ऑथोराइज तो हुआ, उतना ही शेयर इशू कर सकते हो लास्ट। अब तुम डिसाइड किए कि कुछ हिस्सा हम इशू करेंगे, तो जो ऑथोराइज का कुछ हिस्सा तुम इशू करने का कोशिश करते हो उसी को बोला जाता है इशू शेयर कैपिटल। समझ आया, इशू शेयर कैपिटल कभी भी ज्यादा हो सकता है क्या ऑथोराइज से, हाँ, इक्वल टू हो सकता है यार उससे
कम हो सकता है, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना कभी भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इशू शेयर कैपिटल। अच्छा, इशू शेयर कैपिटल हुआ, डन है क्या? अब सुनना ध्यान से, तुम इशू शेयर कैपिटल किया, प्रॉब्लम नहीं है, तुम मार्केट में शेयर इशू कर रहा है, अब उसी इशू में से तो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जब लोग सब्सक्राइब करते हैं जितना, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। डन है क्या? अब सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन सोचो ज्यादा लोग इंटरेस्ट हो गए, लेकिन तुमको तो सबसे नहीं पैसा लेना है, तो जिसको तुम कॉल करके बुलाता है पैसा दो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये समझा पा रहे? अच्छा से क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर कट समझ आ रहा है ना? ऑथोराइज मतलब पूरा औकात उसका लास्ट वाला, उसमें से तुम अगर इशू कैपिटल मतलब समझ आया, इशू मतलब समझ आया, इशू मतलब क्या, जो ऑथोराइज से जितना इशू कर रहे हैं पब्लिक को दे रहे हैं वो इशूड हुआ, उसमें से कितना लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सब्सक्राइब, अब सब्सक्राइब तो बहुत लोग कर दिए होंगे, और जिसको हमको बुलाना है उसको कॉल्ड अप करेंगे, कॉल्ड अप करने के बाद जो लोग पेमेंट देंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे बोलो? पेड अप शेयर कैपिटल। और बच्चा यही पेड अप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखता है आपको, इतने सारे लेयर्स में सिर्फ एक ही कैपिटल आपको दिखता है, एक लेयर जिसका नाम क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट, वहां जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपको दिखता है वो यही होता है, पेड अप शेयर कैपिटल। भैया पैसा आना पहली बार लायबिलिटी फील हो रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी के लिए वो लायबिलिटी ही है, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है, किसका पैसा है, शेयर होल्डर लोग का पैसा है ना, तो इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में डिस्क्लोज कर रहे हैं। डन है क्या? क्या हो गया बोलो? पेड अप शेयर कैपिटल। और लास्ट, जो लोग नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे? अनपेड शेयर कैपिटल। क्या आपको ये लेयर्स ऑफ शेयर समझ आ गया अच्छी तरह से? लेयर्स ऑफ शेयर्स क्यों जरूरी होता है? ताकि आपको हर लेयर का आइडिया रहे। डन है क्या? कि लेयर्स क्या होता है। इसमें अगर कुछ याद करने का है तो बैलेंस शीट में कौन सा शेयर कैपिटल दिखाता है बोलो? पेड अप शेयर कैपिटल। डन है क्या? तो आज का क्लास लेयर्स ऑफ शेयर्स पे यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोगों का क्लास है कस्टम्स का। किसका क्लास है बोलो? कस्टम्स का। तो कल मिलते हैं हम लोग सीएमए वाला लोग और सीएस वाला लोग के साथ। डन है क्या?